नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 ई दृष्टि पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, ईपीएफओ, ईपीएफसी तथा अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस और उनका सिलसिलेवार व्याख्यान को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले भारत और भूटान के संबंधों की चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत। तो 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। नाम क्या है इनका? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। सोनम वांगचुक से मिलता जुलता नाम है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उल्लेखनीय कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु भारत सहमत हो गया है। तो भूटान की जो 13th पंचवर्षीय योजना है उसमें भारत सहयोग करेगा। बजट में सहयोग करता है भारत अपने पड़ोसी देशों का। तो जैसे लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर भारत ने भूटान को 5,500 करोड़ रुपए दिए थे। तो इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर। उल्लेखनीय कि भूटान में भारत के सहयोग से मांग देछू जल विद्युत परियोजना, इसकी कैपेसिटी है 720 मेगावाट का निर्माण किया गया, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया है। भूटान में भारत भूटान सहयोग के माध्यम से विकसित अन्य प्रमुख परियोजनाएं हैं। पुनात सांगछू एक जल विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट। दूसरी है पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना 1020 मेगावाट। तीसरी है खोलो गच्छू जल विद्युत परियोजना 600 मेगावाट। क्या है? खोलो गच्छू जल विद्युत परियोजना 600 मेगावाट। चौथी है चुखा जल विद्युत परियोजना 336 मेगावाट। उल्लेखनीय कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। यह रेल लिंक कोकराझार असम के गेलेफू भूटान से जोड़ेगा। तो कोकराझार असम को गेलेफू भूटान से जोड़ेगा ये रेल लिंक। यह भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। अब बात करते भारत और इटली के संबंधों की। 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा की। ये बेसिकली मुसोलिनी की पार्टी से आती हैं। मुसोलिनी तानाशाह था इटली का, तो उसकी पार्टी से राइट विंग नेता जॉर्जिया मेलोनी आती हैं। उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी एवं एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत यात्रा पर आया था। यह 5 वर्षों के अंतराल के बाद इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। उल्लेखनीय कि इसके पूर्व अक्टूबर 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री गउसेप्पे कांटे ने भारत का दौरा किया था। सद्य यात्रा के दौरान सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 8th रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता की नोट स्पीकर के रूप में कार्य किया। उल्लेखनीय कि वर्ष 2023 में भारत एवं इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। सद्य यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिणाम आउटकम्स आए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं अकादमिक स्तंभ के अंतर्गत इटली भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल IPOI इंडिया पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में शामिल है। प्रवासन एवं गतिशीलता माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर आशय की घोषणा है। भारत और इटली स्टार्टअप ब्रिज इंडिया इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा की गई है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली के वाणिज्यिक दूतावास के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है। बात करते हैं भारत जर्मनी की। 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बंगलुरु का दौरा किया। वर्तमान भूमिका जर्मन चांसलर ने श्री शोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी। तो वर्तमान भूमिका में जर्मन चांसलर के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा थी। इसके पहले भी आ चुके हैं वो। उल्लेखनीय कि इसके पूर्व वे वर्ष 2012 में हैम्बर्ग शहर के मेयर
हैम्बर्ग जर्मनी का शहर है, उसके मेयर के रूप में भारत आए थे। साथ ही यह वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन मैकेनिज्म के शुरू होने के बाद किसी जर्मन चांसलर की पहली यात्रा थी। तो यह 2011 में वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन मैकेनिज्म के शुरू होने के बाद से किसी जर्मन चांसलर की भारत की पहली यात्रा थी ये। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नवाचार, इनोवेशन एवं प्रौद्योगिकी पर सहयोग में वृद्धि हेतु एक विजन वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की है। बात करते भारत और मिस्र की, इजिप्ट की। 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह भारत की उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय कि इसके पूर्व श्री सीसी अल सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीकी फोरम समिट, थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने हेतु एवं सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा स्टेट विजिट पर भारत आए थे। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के अवसर पर श्री अब्दुल फतेह अल सीसी चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित रहे, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की एक टुकड़ी, सैन्य टुकड़ी, मिलिट्री कंटिंजेंट ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। उल्लेखनीय कि वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश, गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया। यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों को रणनीतिक भागीदारी, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तक उन्नत करने की घोषणा की गई, जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से क्षेत्र? राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक क्षेत्र स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत। यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 5 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति बनी, जो निम्नवत है। तो ये MOU कौन कौन से हैं? पहला है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तीसरा है संस्कृति यानी कल्चर के क्षेत्र में, चौथा युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्र में, पांचवा ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण में सहयोग के क्षेत्र में। उल्लेखनीय कि भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था। तो ब्राइट स्टार में इंडिया ने भाग लिया था। कहाँ पर हुई थी? इजिप्ट में हुई थी। अब आगे देखते हैं भारत बांग्लादेश संबंध को। 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। अभी फिर से आई थी ये। सद्या यात्रा के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी दौरा किया उन्होंने। यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय बांग्लादेश सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा में बहने वाली नदी कुशियारा से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। और अभी रिसेंटली मोंगला और चित्तोग्राम, जिसको हम चिट्टगांव कहते हैं, उन पोर्ट को भारत को सौंप दिया गया है। भारत को सौंप दिया गया इन सेंस भारत उनको ऑपरेट कर सकता है, वहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को बना सकता है और कार्गो का शिपमेंट और कार्गो की अपलोडिंग, इनलोडिंग, तो ये सारी चीज़ें कर सकता है। यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय बांग्लादेश सरकार के मध्य भारत और बांग्लादेश की सीमा में बहने वाली नदी कुशियारा से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन किए गए हैं। ध्यातव्य है कि कुशियारा नदी बराक नदी की शाखा है, जो असम से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र, मैत्री पावर प्लांट की प्रथम इकाई यूनिट का अनावरण किया गया है। मैत्री एक तो मित्रता होता है, और मैत्री बुद्ध के फ्यूचर बुद्धा के अवतार को भी मैत्री कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा मैत्री से। तो मैत्री ऊर्जा संयंत्र, मैत्री पावर प्लांट की प्रथम इकाई यूनिट 1 का अनावरण किया गया है दोनों नेताओं द्वारा। उल्लेखनीय कि मैत्री ऊर्जा संयंत्र 1320 660x2 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र थर्मल पावर प्लांट है, जो बांग्लादेश के खुलना डिवीज़न के रामपाल में स्थित है।
तो शायद ये दो परियोजनाएं होंगी एक ही जगह पर, जो 660 मेगावाट की होंगी, टोटल 1320 मेगावाट की। ये थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? खुलना डिवीज़न के रामपाल जगह पर स्थित है। यह संयंत्र $2 बिलियन की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया है और जिसमें $1.6 बिलियन की भारतीय विकास सहायता शामिल है। तो भारत ने $1.6 बिलियन की सहायता दी होगी। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया। 5.13 किलोमीटर लंबा यह रेल पुल बांग्लादेश के मोंगला पत्तन को खुलना से जोड़ता है। साथ ही यह पश्चिम बंगाल में पेट्रोपोल और गेडे में भारतीय सीमा तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन IBFP इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन IBFP भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रो कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। तो सिलीगुड़ी से कहाँ तक है? पार्वतीपुर डिपो तक है। इस पाइपलाइन की लंबाई 131.57 किलोमीटर, लगभग 132 किलोमीटर मान के चलिए आप। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से। टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023, टाइम मैगजीन की बात हो रही है। 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2023 जारी की गई। यह इस सूची का 20वां संस्करण है। वर्ष 2023 की टाइम 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को 6 श्रेणियों में यथा कलाकार, आर्टिस्ट, प्रवर्तक, इनोवेटर्स, असाधारण व्यक्ति, टाइटन्स, नेता, लीडर्स, आइकॉन्स और मार्गदर्शक, पायनियर्स के अंतर्गत रखा गया है। स्मरणीय तथ्य: कलाकार आर्टिस्ट श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकन अभिनेत्री सलमा हायेक और अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर सहित 19 व्यक्ति शामिल हैं। प्रवर्तक इनोवेटर श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति किलियन एम्बापे फ्रेंच फुटबॉलर है, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था अपने लास्ट मैच में अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में जो हुआ था। तथा इगा स्वीटेक है, पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं ये इगा स्वीटेक। असाधारण व्यक्ति टाइटन्स की श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति पद्म लक्ष्मी हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका हैं, अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं एवं टेलीविज़न की होस्ट हैं ये। एलन मस्क हैं, स्पेसएक्स के संस्थापक हैं, ट्विटर के CEO हैं। पद्म लक्ष्मी हो गई और एलन मस्क हो गए। लियोनेल मेसी हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, जिन्होंने अपनी टीम अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाया फीफा का। अब अगला है नेता लीडर्स की श्रेणी का। इसमें टोटल 20 लोग शामिल हैं, जिनमें ओलेन जेलेंस्का हैं, ये जेलेंस्की की पत्नी है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी व्लादिमीर जेलेंस्की की। जो बिडेन है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। बोला अहमद तिनुबू हैं, बोला अहमद तिनुबू नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। जेनेट एलन है, अमेरिकी की वित्त मंत्री, अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट एलन आदि प्रमुख व्यक्ति के रूप में शामिल हुए हैं। किसमें? नेता लीडर्स की श्रेणी में। आइकन की श्रेणी में कुल 15 लोगों को स्थान मिला है, जिनमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान 15 लोगों में है। मार्गदर्शक पायनियर्स की श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक SS राजमौली को मिला है, फिल्म RRR इन्होंने बनाई थी। अब बात करते हैं नाटो की। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है, जिसमें यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के 31 देश शामिल हैं। आज ही की न्यूज़ है कि नाटो ने अपना पहला ऑफिस एक एशियन कंट्री जापान में खोलने जा रहा है। बात करते हैं नाटो में 31 देश शामिल हो गए हैं, नाटो में फिनलैंड को इंक्लूड करते हुए।
4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई थी 1949 में 4 अप्रैल। इस संधि को वाशिंगटन संधि, वॉशिंगटन ट्रीटी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। अभी एक फेमस ट्रीटी और है वाशिंगटन डिक्लेरेशन, जिसके अंतर्गत साउथ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, उसने आश्वासन दिया है अमेरिका को। और भी कई सारे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई है अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में, जहां पर यह कहा गया है कि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर सबमरीन हमेशा साउथ कोरिया के आसपास ही तैनात रखेगा, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े उसकी तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। स्मरणीय तथ्य क्या है? 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य देश बन गया है। इसके पूर्व उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया वर्ष 2020 में नाटो का 30वां सदस्य बना था। ब्रुसेल्स, बेल्जियम स्थित नाटो मुख्यालय में अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण एसेशन से संबंधित दस्तावेज जमा कर दिए गए। डिपॉजिट करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो का सदस्यता प्राप्त हो गई। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो के मुख्यालय हैं। तो वहाँ पे अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण यानी नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के अंगीकरण एसेशन से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए डिपॉजिट करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता मिल गई है। ज्ञातव्य कि स्वीडन को भी वॉशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है और निकट भविष्य में वह भी आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बन जाएगा। लेकिन अभी अड़ंगा कौन लगा रहा है? तुर्की ये लगा रहा है, क्योंकि नाटो के सभी सदस्य देशों की मंजूरी जरूरी होती है किसी नए सदस्य को लाने के लिए। ज्ञातव्य है कि 4 भागीदार देशों पार्टनर्स कंट्री ने नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा घोषित की। ये देश हैं बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन। ज्ञातव्य है कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 में नाटो की सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान शामिल है। तो नाटो का आर्टिकल 10 है जो सदस्यता के बारे में बताता है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 की बात कर लेते हैं। वर्ष 2012 में पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNHDSN, संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क है ये, का एक प्रकाशन है। इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डाटा का उपयोग किया जाता है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNHDSN द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया गया। रिपोर्ट जिन 6 कारकों पर आधारित है, ये कारक महत्वपूर्ण है: GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कैपिटा, सामाजिक अवलंबन, सोशल सपोर्ट, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, उदारता, जेनरोसिटी, भ्रष्टाचार बोध, परसेप्शन ऑफ करप्शन। इस रिपोर्ट में कुल 137 देशों को रैंकिंग दी गई है। WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, WHR हैप्पीनेस रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। तो 2023 में रैंकिंग हेतु वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक के अर्थात 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा का उपयोग किया गया है। तो बेसिकली ये अपने जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये 3 वर्ष का डेटा, वैसे एक साल में ये डेटा निकाला जाता है, इनका सैंपल साइज़ बहुत कम होता है, लगभग 2000-3000 का सैंपल साइज़ होता है लोगों का, तो उसमें ये डेटा जारी करते हैं। तो ये इकट्ठा 3 साल का डेटा इस बार जारी कर रहे हैं। गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा का उपयोग किया गया इसमें। WHR 2023 में लगातार 6वीं बार फिनलैंड सबसे अधिक प्रसन्न देशों की सूची में पहले स्थान पर है। तो अभी जिसने अभी नाटो ज्वाइन किया है वो सबसे अधिक प्रसन्न देशों की सूची में पहले नंबर पर है। तो फिनलैंड है 7.804 स्कोर के साथ पहले नंबर पे। दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे इजराइल है, 5वें पे नीदरलैंड है। ये सबसे अधिक प्रसन्न देश है। सबसे कम प्रसन्न देशों की सूची देख लेते हैं। 137 में अफगानिस्तान है 1.859 स्कोर के साथ।
फिर 136 पे लेबनान है, 135 पे सियरा लियोन है, 134 पे जिम्बाब्वे है, 133 पे कॉन्गो गणतंत्र है, कॉन्गो लोकतंत्र गणराज्य है। WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को 126 स्थान मिला है, 4.036 स्कोर प्राप्त हुआ है। टोटल 100 कितने देश है, 137 देश थे यहाँ पे, हमने देखा था ना 137 कंट्रीज़ हैं। हाँ, फिर उल्लेखनीय कि WHR 2022 में भारत को 136वां स्कोर मिला था 3.777 स्कोर के साथ। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों ग्रेटेस्ट प्लेसेस की सूची जारी की। इस सूची में भारत के 2 स्थलों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और उड़ीसा का मयूरभंज जिला, जहाँ से हमारी माननीय राष्ट्रपति हैं, को भी शामिल किया गया है। ये 50 स्थल हैं वर्ष 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल है। स्मरणीय तथ्य, मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाघ तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं, ब्लैक स्ट्रिप वाले बाघ पाए जाते हैं यहाँ पर, जो जिनकी काली धारियों वाली पट्टियाँ होती हैं जिनके शरीर में। इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी एवं बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छाऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो तिब्बती मोनेस्ट्रियाँ हैं, बहुत सारा तिब्बत कल्चर है वहाँ पर, तिब्बत नववर्ष मनाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप तिब्बती रिलेटेड देख सकते हैं। पंचन लामा देख सकते हैं, तिब्बत का कल्चर में आप खाना पीना देख सकते हैं। फिर तरह तरह की मार्शल आर्ट्स को भी देखा जा सकता है, उनके ट्रेडिशंस को देखा जा सकता है। रेड हैट मोनेस्ट्री है, येलो हैट मोनेस्ट्री, उनको भी देखा जा सकता है। हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य, फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य के अधिकांश हिस्से में हैनले गांव में स्थापित किया गया है। तो हैनले का नाम आपने सुना होगा, ऑब्जर्वेटरी है हैनले। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 14 मार्च 2023 का इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2023 के 10वें संस्करण को जारी किया गया। स्मरणीय तथ्य, यह सूचकांक विश्व के 163 देश, वैश्विक जनसंख्या का 99.7% में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। GTI ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या 6,701 दर्ज की गई है। उपर्युक्त आंकड़ा वर्ष 2021 की तुलना में 9% की गिरावट को दर्शाता है। वर्ष 2022 में आतंकवादी हमलों टेरर अटैक्स की संख्या वर्ष 2021 के 5,463 से 28% की गिरावट के साथ 3,955 दर्ज की गई है। जबकि वर्ष 2021 की भांति वर्ष 2022 में भी इस्लामिक स्टेट IS लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह डेडलीस्ट टेरर ग्रुप बना हुआ है। इसके अतिरिक्त इस्लामिक स्टेट वर्ष 2022 में कुल 1,045 मौतों के लिए उत्तरदायी था। गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। तो भूटान है, चाइना है, कुवैत है, ओमान है, सिंगापुर है। तो 2 मुस्लिम कंट्री है, एक चाइना है, भूटान है और सिंगापुर है। यहाँ पे आतंकवाद नगण्य है। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश हैं। पहला है अफगानिस्तान, 8.822 स्कोर है इसका। दूसरा बुर्किना फासो, तीसरा सोमालिया, चौथा माली, पाँचवा सीरिया। आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों का स्थान है। 85 पर ब्राज़ील है, 45 पर है, 45 पर है रशिया, 13 पर भारत है इंडिया, 93 पर है चाइना और 79 पर है साउथ अफ्रीका। भारत का स्कोर आप देख सकते हैं 7.175 है, सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है ब्रिक्स कंट्रीज़ में। फिर उसके बाद रशिया आता है भारत के बाद। GTI 2023 में भारत ने 7.175 स्कोर के साथ 13वां स्थान हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ
2022 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 2018 से 2022 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2013 से 2017 की तुलना में 5.7% की कमी दर्ज की गई है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 2018 से 2022 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक आर्म्स एक्सपोर्टर्स देश क्रमशः यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी हैं। संयुक्त रूप से ये 5 देश वर्ष 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात के 76% के लिए उत्तरदायी हैं। 2018 से 2022 में विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका का शस्त्र निर्यात सकल विश्व का 40% है, जो 2013 से 17 की तुलना में 14% अधिक है। 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक आर्म्स इंपोर्टर देश हैं: भारत, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन। 2018 से 22 तक संयुक्त रूप से ये पांचों देश प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात के 36% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। यद्यपि वर्ष 2013 से 17 के मुकाबले वर्ष 2018 से 2022 में भारत के कुल आयात का 11% कमी दर्ज की गई है। तो 2018 से 2022 में 13 से 17 के मुकाबले 11% कमी आई है इंपोर्ट में, डिफेंस इंपोर्ट में। रूस वर्ष 2018 से 22 में विगत वर्ष की भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 45% है। 2018 से 22 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस दूसरे पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2017 से 21 के मध्य भारत जहां टॉप 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल था, वहीं वर्ष 2018 से 22 में भारत इस सूची से बाहर है। रूस, फ्रांस एवं इजराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ताओं मेन रिसिपिएंट्स में भारत टॉप पर है, शीर्ष पर है। 95th ऑस्कर पुरस्कार 2023 की बात कर लेते हैं। अकादमी पुरस्कार, एकेडमी अवार्ड्स, जिन्हें ऑस्कर नाम से भी जाना जाता है, यह वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों एवं तकनीशियनों के लिए सर्वोत्कृष्ट फिल्म पुरस्कार है। पहला ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल, कैलिफोर्निया में किया गया था। रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे अमेरिका के। रूजवेल्ट सबसे ज़्यादा बार बनने वाले राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, और उनके युद्धवाहक पोत का भी नाम है रूजवेल्ट। जैसे हमारे INS विराट है, INS विक्रमादित्य है, INS जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उनके जो सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है उनमें रूजवेल्ट आता है। तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज AMPS अम्पास एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं हर साल। अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यांग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का नाम है जेनेट यांग। अकादमी का मुख्यालय बेवरली हिल्स, कैलिफोर्निया में है। बेवरली हिल्स, कैलिफोर्निया, USA में है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में 95th अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। वर्ष 2022 के दौरान प्रदर्शित फिल्मों हेतु इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया। 95th ऑस्कर पुरस्कारों हेतु सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इसको प्राप्त हुए थे। बेसिकली साई-फाई फिल्म है, ये साइंस फिक्शन पर आधारित फिल्म है। डैनियल क्वान और डैनियल स्कीनर्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मल्टीवर्स, कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी फिल्म के लिए डैनियल क्वान और डैनियल स्कीनर्ट ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है किसने? डैनियल क्वान और डैनियल स्कीनर्ट ने। मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वंस फिल्म में उनके शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मलेशियन अभिनेत्री हैं मिशेल योह। इनको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सबसे अच्छी अभिनेत्री के अभिनय हेतु पुरस्कार दिया गया है। मिशेल योह
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला हैं। अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द व्हेल निर्देशक डैरेन एरोनोफ्स्की ये के अभिनय हेतु ब्रैंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द व्हेल निर्देशक है डैरेन एरोनोफ्स्की में अभिनय हेतु ब्रैंडन फ्रेजर द ममी मूवी में आता था और ट्रेजर हंटर ऐसी मूवीज़ में आते थे ये, को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें एक मोटे आदमी की कहानी दिखाई गई द व्हेल में। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। बेसिकली ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड फिल्म है। ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी की बनाई गई फिल्म है। इसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अन्य प्रमुख विजेता हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जैमी ली कर्टिस फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये सहायक अभिनेत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है के हुई क्वान, ये फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के हैं। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है नेवेल्नी, निर्देशक डैनियल रोहेर। नेवेल्नी कौन थे? नेफ्ताली नेवेल्नी बेसिकली वहाँ के हैं, रशिया के अपोजिशन पार्टी के नेता थे ये, और ये डायरेक्टली चैलेंज कर रहे थे पुतिन को, और इनको अभी जेल में डाल दिया गया है। तो इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। नेवेल्नी को एक बार इनको जहर देने का मामला भी आया था। तो एलेक्सी नेवेल्नी है इनका नाम पूरा, एलेक्सी नेवेल्नी। तो निर्देशक है डैनियल रोहेर इस फिल्म के, और इनके परिवार को दिया गया ये अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल स्कोर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जो जर्मनी की मूवी थी उसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव विजुअल इफेक्ट अवतार को दिया है द वे ऑफ वाटर, निर्देशक जेम्स कैमरून। अवतार में भी साईफाई मूवी है बेसिकली, उसमें भी यही दिखाया गया है कि एक जगह से कैसे व्यक्ति ऑपरेट करता है दूसरे भेष में। तो जंगल की कहानी बताई गई है, और इसमें बेसिकली पहले पार्ट में जंगल की कहानी थी, दूसरे पार्ट में समुद्र की कहानी बताई गई है अवतार में। फिर भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा जब कार्तिकी गोंसाल्वेस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये नल्ला मलाई टाइगर रिजर्व में इस फिल्म को शूटिंग की गई थी। तमिल भाषा की इस फिल्म के निर्देशक है कार्तिकी गोंसाल्विस तथा निर्माता है गुनीत मोंगा ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया, और ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी शिखया एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ हो। ध्यातव्य है कि द एलिफेंट विस्पर्स की कहानी एक ऐसे आदिवासी जोड़े बोम्मन और बेल्ली की है जो कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी के अनाथ बच्चे रघु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु की इसकी बात कर रहे हैं हम। फिर अन्नामलाई मुदुमलाई आसपास ये दोनों टाइगर रिजर्व, नल्लामलाई अन्नामलाई मुदुमलाई। भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार में पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया जब एस राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म और के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नाटू नाटू को पुरस्कार मिला है। ये यूक्रेन का पैलेस है वहाँ पे फिल्माया गया था। नाटू नाटू गीत के संगीतकार हैं एम कीरावानी और गीतकार है चंद्र बोस ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया। इस गीत के गायक है राहुल सिंपलीगंज, तो राहुल सिपलीगंज एवं काल भैरव हैं। काल भैरव नाम आपने सुना होगा। तो काल भैरव और राहुल सिपलीगंज ये गीतकार हैं, गायक हैं गीत के। गीतकार ना कहें, इनको गायक कहें। तो ये गायक हैं, और संगीतकार एम कीरावानी और गीतकार हैं चंद्र बोस। नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म से सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है। तेलुगु भाषा का यह गीत प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण एवं जूनियर एनटीआर पर फिल्माया गया था। उल्लेखनीय है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग
मोशन पिक्चर बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में भी नाटू नाटू को विजेता प्राप्त घोषित किया गया है या उसको ये अवार्ड मिला है 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में शॉर्टलिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल रही, लेकिन ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने से चूक गई। कौन सी ऑल दैट ब्रीथ्स शौनक सेन द्वारा ये कौन सी निर्माता थे निर्देशित फिल्म थी, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, नाम था ऑल दैट ब्रीथ्स। ये अंतिम 5 फिल्मों में थी जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था ऑस्कर पुरस्कार के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु पैन नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म छैल्लो शो लास्ट फिल्म शो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु पैन नलिन द्वारा निर्देशित, पैन नलिन निर्देशक थे, छैल्लो शो याद रखिएगा आप, लास्ट फिल्म शो ये भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। छैल्लो फिल्म शो और लास्ट फिल्म शो छैल्लो शो। और इसके पहले कौन सी थी, ऑल दैट ब्रीज, ये 2 भेजी गई थी लेकिन इनको कोई पुरस्कार मिला नहीं। छैल्लो शो ऑस्कर पुरस्कार हेतु शॉर्टलिस्ट की गई 15 फिल्मों में चयनित भी हुई, लेकिन अंतिम 5 फिल्मों में स्थान नहीं बना सकी। 95th ऑस्कर पुरस्कारों में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ता उद्घोषकों ऑस्कर प्रेजेंटर्स में शामिल रहीं। ध्यातव्य कि ऑस्कर के मंच पर वर्ष 1980 पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता प्रेजेंटर्स के रूप में पहुंचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री परसिस खम्बाटा थी। वर्ष 2016 में ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल दूसरी भारतीय थी प्रियंका चोपड़ा जोनेस, अब ये जोनेस हो गई हैं, प्रियंका चोपड़ा है। अब है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। ये एनजीओ संगठन है, उसके द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल एनजीओ है। लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। उल्लेखनीय कि लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। स्मरणीय तथ्य 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 16वां संस्करण है। विश्व समृद्धि सूचकांक में 8 देशों रीजन्स के 167 देशों को रैंकिंग दी गई है। ये 167 देश विश्व के 99.4% आबादी को समाहित करते हैं। समृद्धि सूचकांक 3 कार्यक्षेत्रों डोमेन्स, 12 स्तंभों यानी पिलर्स, 67 तत्वों यानी एलिमेंट्स और 300 संकेतकों यानी इंडिकेटर्स पर आधारित है। तो इसमें 3 डोमेन्स है, 12 पिलर्स है, 67 एलिमेंट्स है, 300 इंडिकेटर्स है। उल्लेखनीय की समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी के 12 स्तंभ निम्नवत हैं। पहला है रक्षा एवं सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम। तीसरा है प्रशासन, गवर्नेंस। चौथा है सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल। पांचवा है निवेश, परिवेश, इन्वेस्टमेंट, इन्वायरमेंट। छठा है उद्यम स्थिति, इंटरप्राइज कंडीशन। सातवां है अवसंरचना एवं बाजार पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट एक्सेस। आठवां है आर्थिक गुणवत्ता, इकोनॉमिक क्वालिटी। नौवां है रहन सहन की स्थिति, लिविंग कंडीशंस। 10वां है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। 11वां एजुकेशन, शिक्षा। 12वां है प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट। वर्ष 2023 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर है और साउथ सूडान लास्ट पर 167 रैंक पर है। साउथ सूडान और डेनमार्क टॉप पर है। डेनमार्क पहली रैंक पर है 2023 में, दूसरे पर है स्वीडन, तीसरे पर नॉर्वे, चौथे पर फिनलैंड, पांचवे पर स्विट्ज़रलैंड। तो शुरू के 4 कौन सी हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और स्विट्ज़रलैंड एक यूरोपियन कंट्रीज़ है, लैंड लॉक कंट्री है और विकसित देशों में आती है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में भारत को 103वां स्थान मिला है, जबकि 2022 में 100वां स्थान मिला था। इस सूचकांक में वर्ष 2023 में पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध, मोस्ट प्रॉस्परस क्षेत्र है। अब आता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी, अमेरिका स्थित विचार मंच, थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है।
इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत है। पहला है विधि नियम, रूल ऑफ लॉ, संपत्ति का अधिकार, सरकारी सत्यनिष्ठा, न्याय प्रभावशीलता। संपत्ति का अधिकार, सरकारी सत्यनिष्ठा, न्याय प्रभावशीलता। दूसरा है सरकार का आकार, सरकारी खर्च, कर का बोझ, राजकोषीय स्थिति। तीसरा है नियामक दक्षता, रेगुलेटरी एफिशिएंसी। इसमें क्या आता है? व्यावसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता। चौथा है खुले बाजार, ओपन मार्केट्स, व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता, वित्त स्वतंत्रता। आप इसको ध्यान से देखिएगा, जो ये इंडिकेटर्स हैं, मात्रात्मक गुणात्मक घटक हैं, 12 घटक है टोटल। रूल ऑफ लॉ, विधि के नियम में संपत्ति का अधिकार आता है, सरकारी सत्यनिष्ठा आती है और न्यायिक प्रभावशीलता आती है। सरकार के आकार में सरकारी खर्च, कर का बोझ और राजकोषीय स्थिति आती है। नियामक दक्षता, रेगुलेटरी एफिशिएंसी में आता है व्यावसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, लेबर लॉज आते हैं इसमें। मौद्रिक स्वतंत्रता, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे इसमें। खुले बाजार, ओपन मार्केट्स में व्यापार स्वतंत्रता, तो इसमें हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। निवेश स्वतंत्रता, तो निवेश का कितना अच्छा माहौल है। वित्तीय स्वतंत्रता, कितनी वित्तीय स्वतंत्रता दी जाती है, ये सारी चीज़ें। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक का 29वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 4 देश हैं: सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र, इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे विकसित देशों में है आपके सिंगापुर और स्विट्जरलैंड, और सबसे इमर्जिंग विकसित देशों में है, जो इमर्ज हो रहे हैं, अभी है नहीं विकसित, तो उसमें आयरलैंड और ताइवान आ जाते हैं। लगभग विकसित हैं ये। आयरलैंड आपका, ब्रिटेन आयरलैंड विवाद आपने सुना होगा, तो आयरलैंड ब्रिटेन के बगल में पड़ता है। नदर्न आयरलैंड में ब्रिटेन का कब्जा है। और वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान आता है, जो ताइवान पड़ता है आपका चाइना के नीचे। साउथ चाइना सी में कह सकते हो, ताइवान सी में कह सकते हो, और चाइना ताइवान पर क्लेम करता रहता है। तो ये दो आपको कंट्रीज पता चल गई। स्विट्जरलैंड और सिंगापुर विकसित देश हैं। 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र, मोस्ट अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है। भारत, ब्राज़ील और रूस, रशिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्था इस श्रेणी में शामिल हैं। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्कोर 52.9, मोस्ट अनफ्री को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत 131 नंबर पर है, ये याद रखिएगा आप। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट को हम AIM फॉर क्लाइमेट, AIM4C कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात UAE की एक संयुक्त पहल है। USA और UAE की संयुक्त पहल है। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो UK में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 COP26, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 COP26 के समय दौरान नवंबर 2021 में हुई थी। AIM4C 5 वर्षों 2021 से 25 के मध्य जलवायु, स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना चाहता है, ताकि भागीदारों को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। इसमें स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 22 फरवरी 2023 को भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर AIM4C में शामिल हो गया है। भारत आबू धाबी में आयोजित I2U2, तो इसमें इंडिया, इजराइल, USA, UAE समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान AIM4C में शामिल हुआ। वर्तमान में AIM4C के 47 सदस्य हैं। वर्तमान में AIM4C पहल ने वैश्विक स्तर पर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। और 8 से 10 मई 2023 के मध्य AIM फॉर क्लाइमेट समिट, AIM फॉर क्लाइमेट समिट, AIM की फुल फॉर्म आप फिर से देख सकते हैं।
द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन है, ये इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट है, AIM। तो इसकी अमेरिका की मेज़बानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया जाएगा। तो 8 से 10 मई 2023, तो आज के 2-3 दिन बाद से AIM फॉर क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेज़बानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है। तो GIPC ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 में जारी किया गया था। इसको फिर से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 में जारी किया जा रहा है। और इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा संरचना का मूल्यांकन किया गया है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। फरवरी 2023 में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र GIPC द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया। वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले सूचकांक का यह 11वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP के 90% से अधिक योगदान करती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? पहले में USA है 95.48% समग्र स्कोर है इसका। दूसरे में UK है, तीसरे में फ्रांस है। लेगाटन समृद्धि सूचकांक 2023 में भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ था और 2022 में इसको 100वां स्थान प्राप्त हुआ था। और जो आपका ये जो लेगाटन सूचकांक समृद्धि सूचकांक था, पश्चिमी यूरोप 2023 में विश्व का सर्वाधिक प्रॉस्परस क्षेत्र था इसमें। अब हम यही अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अंतिम 3 देश देख लेते हैं। 55 नंबर पर है वेनेजुएला, स्कोर है इसका 14.10%। फिर रशिया है 54 नंबर पे और फिर 53 पे अल्जीरिया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर है। भारत का स्कोर है 38.64%, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची है। भारत 42वें नंबर पर है। भारत का स्कोर है 38.64 और इसमें एशिया के 15 देशों की सूची में भारत 12वें नंबर पर है क्षेत्रीय दृष्टि से। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके बाद हम एक और सूचकांक देख लेते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। वर्ष 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सचिवालय बर्लिन जर्मनी द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों को वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञ मूल्यांकनों के आधार पर विश्व के 180 देशों एवं क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। इस सूचकांक में 0 से 100 अंकों तक विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जहां 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट हाईली करप्ट और 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार वेरी क्लीन। स्मरणीय तथ्य है 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट का यह 28वां संस्करण है। सूचकांक में डेनमार्क का स्कोर 90 है, शीर्ष स्थान पर है, जबकि सोमालिया 12 स्कोर के साथ सबसे निचले स्थान पर है। तो CPI 2022 में सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। डेनमार्क पहले पर 90 स्कोर के साथ, फिनलैंड दूसरे पर 87 स्कोर, न्यूजीलैंड दूसरे पर 87 स्कोर। तो दूसरे पर फिनलैंड और न्यूजीलैंड दोनों हैं। CPI 2022 के सर्वाधिक भ्रष्ट वाले 3 देश कौन से हैं? सोमालिया 180 रैंक है, 12 स्कोर है इसका। सीरिया 178 रैंक है, 13 स्कोर है। दक्षिण सूडान 178 रैंक है, 13 स्कोर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर 85th रैंक पर है।
ध्यातव्य कि वर्ष 2021 में 2021 के सूचकांक में भारत को 40 अंक 85वीं रैंक प्राप्त हुई थी। अतः वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है। तो सेम रैंकिंग है 2021 की और 2022 की, फिर 85th रैंक है भारत की। स्कोर भी सेम है, 40 स्कोर है। वहीं ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में भारत के अतिरिक्त साउथ अफ्रीका 72, ब्राज़ील 94, रशिया 137 और चाइना 65th रैंक है। चलिए धन्यवाद, चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं।